बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 9 को हल किया है और साथ ही हमने विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 1 को भी हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 10 को हल करने के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 10। देखिएगा, यह है उत्पादन संबंधी समस्या का है। यहां पे है कि एक उत्पादन के कारखाने में 3 मशीनें 1, 2, 3 लगी है। मशीनें 1 और 2 अधिकतम 12 घंटे तक चलाए जाने की क्षमता रखता है, अर्थात मैक्सिमम कितना है 12 घंटे। उसके बाद अपन यूज करेंगे तो खराब हो सकती है, यह ध्यान रखिए, इससे कम ले सकते हैं। जबकि मशीन तीसरी प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे चलाना चाहिए। इसको 5 से ज्यादा चला सकते हैं, मिनिमम 5 तो इसको चलाना ही नहीं, मिनिमम 5 से कम चलाएंगे तो यह खराब हो सकती है। निर्माणकर्ता केवल 2 प्रकार के सामान M और N का उत्पादन करता है। 2 प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करता है। कोई भी सामान एक को अपन मानते हैं M और दूसरे को अपन मानते हैं N, जिनमें प्रत्येक के उत्पादन में तीनों मशीनों की आवश्यकता होती है, अर्थात M उत्पादन के लिए मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 तब जाके बनेगा। इसी प्रकार जो N उत्पादन है वो भी मशीन 1 में, मशीन 2 में और मशीन 3 में, तीनों में से होकर जाएगा, तब वो हमें उत्पादन प्राप्त होगा। जिनमें प्रत्येक के उत्पादन में तीनों मशीनों की आवश्यकता होती है। M और N के प्रत्येक उत्पादन के एक नग उत्पादन में तीनों मशीनों के संगत लगे समय घंटे निम्नलिखित दिया हुआ है। अर्थात यहां पे देखो, जो M है मशीन 1 में क्या है, एक नग के लिए 1 घंटा, फिर 2 घंटे के लिए, फिर वहां पे जाके 1 घंटा लगेगा तीसरी मशीन में, तब जाके एक उत्पादन M प्राप्त होगा। इसी प्रकार N उत्पादन के लिए एक मशीन के लिए 2 घंटा, दूसरी मशीन के लिए 1 घंटा और यहाँ पे 1.25 घंटे, तब जाकर के वो एक N उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात इन तीनों मशीनों से होकर जाएगा तब एक उत्पाद प्राप्त होगा M, और इसी प्रकार इन तीनों मशीनों से इतना समय लगेगा तब दूसरा उत्पादन N प्राप्त होगा। अब कह रहा है हमें वह उत्पाद M पर 600 रुपए प्रति नग और उत्पाद N पर 400 रुपए प्रति नग दर से लाभ कमाता है, मानते हुए कि उसके सभी उत्पाद बिक जाते हैं जिसका उत्पादन किया गया है। M और जितने उत्पाद करता है उन सभी का बिक जाते हैं, ये अपन मानते। तब हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक उत्पाद के कितने नगों का उत्पादन किया जाए जिससे लाभ का अधिकतमीकरण हो, और कितना हो वो भी हमें निकालना है। तो बच्चों ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, हल करते हैं इसको। तो माना M उत्पाद की संख्या X व N उत्पाद की संख्या Y है। ये चीज अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अपन जो M प्रकार के उत्पाद हैं वो X होते हैं और इसी प्रकार N प्रकार के उत्पाद हैं वो क्या है, Y होते हैं, और इन X और Y के अपन मान निकालते हैं। अब देखिए यहां पे दे रखा है ये उस मशीन के लिए, अर्थात M उत्पाद ये 1 के लिए है तो X के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, इसी प्रकार X से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार यहां पे अपन मानते हैं ये X उत्पाद होता है M का, और यहां पे अपन Y उत्पाद मानते हैं। यहाँ पे 1 का दे रखा है 2 तो Y का कितना हो जाए 2Y, यहाँ पे 1 का दे रखा है 1 तो Y का Y, इसी प्रकार यहाँ पे 1 का 1.25 घंटा तो Y उत्पाद के लिए क्या होगा 1.25 Y। तो अब देखो, और इस मशीन का जो है मैक्सिमम काम करने की क्षमता वो हमें दी हुई है यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे मशीन 1 और 2 अधिकतम 12 घंटे तक ही चलाई जा सकती है। तो यहाँ पे भी ये भी 12 घंटे है और यहाँ पे भी ये मशीन भी चलेगी वो भी 12 घंटे तक ही चलेगी। और यहाँ पे दे रखा है जो तीसरी मशीन है वो क्या है, कम से कम उसको कितना चलाना है 5 घंटा तो चलाना ही है, इनको अधिकतम दे रखा है, तो ये इनकी आवश्यकता भी हमें दी हुई है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, व्यवरोध प्राप्त कर लेंगे, और यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, उद्देश्य फलन प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए उद्देश्य फलन,
जेड, या आपको बोले कुल लाभ, कुल लाभ इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान दो, एक नग पे कितना है 600 रुपया, और हमने नग की संख्या कितनी मानी है, हमने नगों की संख्या मानी है x, m उत्पाद के लिए। इसी प्रकार दूसरे उत्पाद n, एक नग का 400 रुपया, और हमने कितने माना है y, यहां पे दूसरे उत्पाद के लिए नगों की संख्या कितनी मानी है, हमने y मानी है। तो y के लिए कितना हो जाएगा 400y, और यहाँ पे एक का 600 है तो x के लिए क्या हो जाएगा 600x, और कुल क्या कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 600x प्लस 400y, ये अपना हो गया उद्देश्य फलन z। अब बात करते हैं व्यवरोध की। अब व्यवरोध के लिए देखो, यहां पे मशीन 1 के लिए m उत्पाद जो है वो 1 के लिए कितना 1 घंटा, x के लिए कितना हो जाएगा x। इसी प्रकार n उत्पाद के नग जो है उत्पाद n पर एक जो मशीन n उत्पाद होगा एक नग, उसके लिए 2 घंटा, तो y नग के लिए कितना हो जाएगा 2y। और यहाँ पे अधिकतम कह रखा है वो कितना है 12 घंटे, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, अर्थात उससे कम ले सकते हैं। तो ये अपन जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y कम हो सकता है और बराबर हो सकता है किससे 12 घंटे के, परंतु इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। 12 घंटे ही मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा करते ही खराब हो जाएगी, इसलिए कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया व्यवरोध। ये कौन सी के लिए, मशीन 1 के लिए, मशीन 1 का व्यवरोध। इसी प्रकार अपन बात करते हैं मशीन दूसरी की। दूसरी मशीन के लिए यहां देखते हैं, ये दूसरी मशीन है। यहां पे एक उत्पाद दूसरी मशीन से 2 घंटा लगेगा, और फिर उसके बाद में n के लिए 1 घंटा, तो x के लिए 2x और y के लिए y हो तो y हो जाएगा। और यहां पे भी क्या अधिकतम 12 घंटे, तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, ये मशीन 2 का व्यवरोध प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं तीसरी मशीन 3 के लिए, उसका व्यवरोध। और उसका व्यवरोध यहाँ पे दिया हुआ है कि एक के लिए तीसरी मशीन में 1 घंटा काम करेगा तब एक उत्पाद होगा, तो x में कितना हो जाएगा x। इसी प्रकार 1.25 एक के उत्पाद के लिए, तो y के लिए 1.25y। और यहाँ पे क्या है कि ये कम से कम है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है कम से कम, अर्थात इतना तो लेना है, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सर ये क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि कम से कम लेना है 5 के बराबर या उससे ज़्यादा ले सकते हैं, इसलिए 5 के बराबर उससे ज़्यादा ये वाली से मशीन चला सकते हैं। कम से कम लेना है, यहाँ पे क्या था, इस मशीन को 12 घंटे या उससे कम ही चला सकते हैं, इन मशीनों को इतना तभी ये चल सकती है। और देखो जो हमने नगों की संख्या x और y लिए, या तो 0 होंगे या बड़े होंगे 1 से, तो अपन लिखेंगे या 0 से बड़ा, तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये SMA का 3 हो जाएगी, ये अपनी SMA का 4 ऋणोत्तर व्यवरोध। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, गणितीय सूत्रीकरण कर लिया, LPP तैयार कर ली। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, असमीकाओं को समीकरण में बदलते हैं। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर बच्चों इन उदाहरणों में हमें 3 असमीकाएं प्राप्त हो रही है, अर्थात हल क्षेत्र भी हमें तीनों का देखना है, उभयनिष्ठ भी हमें तीनों से देखना है, और 2 हमारे पास ऋणोत्तर व्यवरोध है, तो अर्थात हमारे पास 5 असमीकाएं हो जाएगी। इससे पहले अपने 2 असमीकाएं अपने देखी थी और 2 ऋणोत्तर व्यवरोध देखे थे। यहाँ पे अपने पास क्या होगी, 3 असमीकाएं प्राप्त हो गई, अर्थात यहाँ पे ज़्यादा समझने की जरूरत है। अर्थात हमें इस प्रकार के क्वेश्चन अगर करते हैं तो हमें क्या होता है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है और अपने के पास कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। देखिए, तो अपन पहले की बात कर लेते हैं 1 से। तो पहले अपन इसी को बदल लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 12, तो x प्लस 2y बराबर 12, और यहाँ पे अपन x और y के मान ले लेंगे, निर्देशांक मिल जाएंगे। x y, x को 0 रख लेते हैं तो y का मान 6, y को 0 रखेंगे तो x का 12। और इसका हल क्षेत्र भी देख लेते हैं।
हल क्षेत्र है देखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं, अर्थात 0 लेस देन 12। ये बात क्या है, छोटा होता है, सही है, सत्य है। सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र रेखा पे और रेखा से नीचे। इसी प्रकार दूसरे व्यवरोध से देखते हैं, सेकंड से। और दूसरा व्यवरोध है हमारे पास में 2x प्लस वाई, और समीकरण बदलेंगे तो बराबर 12। यहाँ पे अपन x और y के मान ले लेंगे, निर्देशांक मिल जाएंगे, x 0 तो y 12, y 0 x 6। इसका हल क्षेत्र भी देख लेते हैं यहाँ पे, अर्थात 0 लेस देन 12। ये बात भी क्या है, सत्य है। तो इसका हल क्षेत्र भी कहाँ होगा, रेखा पे और रेखा से नीचे। अब लेते हैं तीसरा व्यवरोध। तीसरा है x प्लस 1.25y, ये रहा x प्लस 1.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, और या इसको लिख सकते हैं अपन 100x प्लस 125y ग्रेटर देन इक्वल टू 500, और भी लिख सकते हैं इसको, या 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये कैसे किया सर, पहले पॉइंट हटाया, उसके बाद में 25 का भाग दे दिया दोनों तरफ। अब इसको समीकरण बदलेंगे तो, या 4x प्लस 5y बराबर 20, और यहां अपन x और y के मान ले लेंगे, x y। देखो x 0 रखा तो यहां पे 4, y को 0 रखा तो यहां पे 5। अब इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं। हल क्षेत्र के लिए देखो बच्चों, यहां पे अपन रखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 20 है तो यहां पे लिखेंगे 20। ये बात क्या है, असत्य। असत्य होने पे अपन जानते हैं इसका हल क्षेत्र बराबर भी है, तो रेखा पे और रेखा से ऊपर प्राप्त होगा। अब अपन लेते हैं ग्राफ। तो देखिए रेखाएं खींचने पर ये मान लेते हैं अपने पास में एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, और ये अपना मूल बिंदु है 0 0। अब ले लेते हैं यहां से, इससे जो रेखा प्राप्त होगी उसको ले लेते हैं अपन L1। इसी प्रकार इससे जो रेखा प्राप्त होगी उसको लेते हैं अपन L2, और इसी प्रकार इससे जो रेखा प्राप्त होगी उसको अपन ले लेंगे L3। अब देखो इसके निर्देशांक 0 6 12 0, तो L1 की बात करते हैं तो 0 6 और 12 0। तो देखो बच्चों ये 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार 2 4 6 8 10 12, 0 6 तो ये 0 6, 12 0 ये अपना 12 0 12 0, और यहाँ हो जाएगा 0 6, और इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी L1। ये मान लेते हैं अपने पास में पहली रेखा प्राप्त हो गई L1, और रेखा कौन सी है वो भी लिख देते हैं अपन, x प्लस 2y बराबर 12। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर 12, ये वाली रेखा। और साथ के साथ में हल क्षेत्र ले लेते हैं इसका। ये बात सत्य है तो रेखा पे और रेखा से नीचे, अर्थात इस रेखा पे और इस रेखा से नीचे इसका हल क्षेत्र मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी रेखा L2, और उसके निर्देशांक अपन L2 यहाँ से मिलेंगे, ये यहाँ से 0 12 6 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 12 और 6 0, 0 12 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 0 12 ये वाला, और 0 6 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 6 0,
और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये अपने पास दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी, ये दूसरी रेखा। ये अपन मान लेते हैं अपनी दूसरी रेखा L2 प्राप्त हो गई, और इसका समीकरण यहां से लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 12। अब देखो बच्चों, इसका हल क्षेत्र भी ले लेते हैं। इसका हल क्षेत्र यहां से, इसका भी सत्य है, अर्थात रेखा पे और रेखा के नीचे, अर्थात ये रेखा पे भी होगा और रेखा से नीचे भी होगा, इस रेखा पे भी और रेखा से नीचे। अब लेते हैं L3, और L3 के लिए अपन यहां से बात करते हैं, ये अपने पास में L3 0 4 5 0, तो ये अपने पास 0 4 और 5 0। ठीक है, अब देखते हैं 0 4, तो यहां पे अपने पास 0 4, इसी प्रकार से 5 0 अपने पास यहां पे प्राप्त होगी, मान लेते हैं यहां पे प्राप्त हो जाएगी 5 0, और इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो मान लेते हैं ये अपने पास में इस प्रकार से मिल जाएगी। ये ले लेते हैं अपने पास में L3, और ये कौन सी है 4x प्लस 5y बराबर 20, तो यहाँ लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 20। ये अपने पास में तीसरी रेखा प्राप्त हो गई, और इसका हल क्षेत्र देखने के लिए यहाँ पे बात करेंगे। हल क्षेत्र ये क्या है, असत्य है और रेखा पे भी है, अर्थात इसका ये रेखा पे और यहाँ पे इसका हल क्षेत्र होगा, इसका इस रेखा पे भी और इससे नीचे, इसका भी इससे नीचे उस रेखा पे भी। अब अपने पास ऋणात्तर व्यवरोध है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात वाई एक्स पे और वाई एक्स के दाईं तरफ ये वाला क्षेत्र, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात एक्स एक्स पे और एक्स एक्स के ऊपर। तो इन पांचों असमीकाओं को देखने से हमें पता लग रहा है उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो देखिए, इन पांचों से देखने से हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र पता लग रहा है। कौन सा उभयनिष्ठ क्षेत्र हो रहा है, ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र हो रहा है। इस रेखा से नीचे है, इससे ऊपर है, इससे भी नीचे है, तो अर्थात ये क्या होगा, यहां से भी जाएगा तो पूरा ये वाला रेड लाइन से जो एरिया हमने खींचा है, ये अपने पास कौन सा क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा। अर्थात कोणीय बिंदु लेते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसको दे देते हैं अपन A, ये दे देते हैं B, ये C, ये D और ये E। A के निर्देशांक 0 4, B के 5 0 और यहाँ पे C के भी अपने पास निर्देशांक प्राप्त हैं 6 0। इसी प्रकार यहाँ पे D के, इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, और D के निर्देशांक के लिए एक अपने पास है 2x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरी अपने पास में है x प्लस 2y बराबर 12। तो इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु रेखाओं के प्रतिच्छेद से अपन क्या कर लेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे। अर्थात देखिए, अपन यहाँ से एक रेखा है x प्लस 2y बराबर 12 और दूसरी है 2x प्लस वाई बराबर 12। इन दोनों को हल करते हैं तो 4 4 प्राप्त हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे, पहले देखो 4 रखो, 4 यहाँ पे रखा 4 और 8 12, यहाँ पे रखा 4 तो 8 और 12 4 4 प्राप्त हो रहे। या यहाँ पे देखो, इसको ऐसे कैसे को 2x प्लस वाई बराबर 12, इसको 2 से गुणा करो और घटा दो तो 2x प्लस 4y बराबर 24 और घटा दिया हमने, ये तो कैंसिल, माइनस 3y बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 4। अब y बराबर 4 अपन यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 और 2 का भाग देंगे तो 8 में 2 का तो x बराबर भी 4 और वो भी हमने निकाल लिया। तो ये तो निर्देशांक हमने निकाल लिए d के 4 4। उभयनिष्ठ क्षेत्र हमारा ये वाला हो गया उभयनिष्ठ क्षेत्र। और उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। परिबद्ध है, देखने से हमें पता लग रहा है क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। अर्थात इस परिबद्ध क्षेत्र है तो कोणीय बिंदु पे हमें z का अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो बच्चों ले लेते हैं कोणीय बिंदु पर z का मान। अतः
प्राप्त उभयनिष्ठ क्षेत्र परिबद्ध है, इसलिए कोणीय बिंदुओं पर मान z का मान, यहीं पे हमें अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा, इसलिए अपन कोणीय बिंदु पे ये मान लेते हैं। ये कोणीय बिंदु और ये z के मान, और z है हमारे पास में उद्देश्य फलन हमने प्राप्त किया था यहाँ पे 600x प्लस 400y, ये हमने उद्देश्य फलन यहाँ प्राप्त किया है 600x प्लस 400y। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 600x प्लस 400y, 600x प्लस 400y, और यहाँ से अपन ले लेते हैं कोणीय बिंदु के मान। तो पहला कोणीय बिंदु लेते हैं अपन A, और जिसके निर्देशांक यहाँ से लेंगे अपन ये 0,4, और 0,4 पे z बराबर देखो ये 0 हो जाएगा, x रखते 0, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, तो ये 1600। दूसरा कोणीय बिंदु B लेते हैं, और B यहाँ से लेंगे ये B 5 0, तो यहाँ लिखेंगे 50। तो y तो 0 है, तो x पे रखना है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 3000। इसी प्रकार तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं C, और C के निर्देशांक यहाँ से 6 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। तो z बराबर, अब यहाँ पे देखो 6 6 36, तो यहाँ लिखेंगे 3600, y 0 है तो यही होगा। चौथा कोणीय बिंदु D लेते हैं, D यहाँ 4 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x 4 y 4, तो z बराबर 4 6 का 24, तो ये 2400, प्लस 4 4 16, तो ये 1600। तो z बराबर 0 0 0, 6 4 10, तो 0 और 2 3 1 4, ये 4000 प्राप्त होगा। नेक्स्ट कोणीय बिंदु लेते हैं पांचवा E, और ये अपना E है जिसके निर्देशांक है 0 6, तो यहाँ लिखेंगे 0 6, और 0 6 पे ये तो 0 देगा, 6 लिखेंगे तो 2400। तो इस प्रकार हमने कोणीय बिंदु ले लिए 5 और इनके मान निकाल लिए z के यहाँ से। ये कोणीय बिंदु 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 4, यहाँ पे 5 0 6 0, इसी प्रकार यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 0 6, इन सब पे हमने z के मान ले लिए। अब ये z के मान अधिकतम कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, वो यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो देखो क्वेश्चन में हमें पूछा है जिससे लाभ अधिकतमीकरण हो, अर्थात अधिकतम लाभ क्या होगा वो हमें प्राप्त करना है, कितने कितने नग लेने हैं। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से अपन बात करेंगे अधिकतम। तो बच्चों अधिकतम के लिए तो यहीं पे है, यही अपना अधिकतम है, बाकी ये छोटा है ये छोटा है ये छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम। अर्थात अपन कह सकते हैं बिंदु 4 4 पर z अधिकतम है, उद्देश्य फलन अधिकतम कितना है 4000 है, और 4 4 क्या है, 4 4 है संख्या, नगों की संख्या, अर्थात x बराबर 4 और y बराबर 4, और 4 4 क्या लिया था हमने, इन नगों की संख्या ली थी यहाँ पे, m उत्पाद में नगों की संख्या और n उत्पाद में नगों की संख्या। तो यहाँ पे m उत्पाद में नगों की संख्या, वो अपन कितने लेते हैं 4। इसी प्रकार से n उत्पाद में नगों की संख्या जो हमने y माना था वो भी कितना लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, 4। तो हमें मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा 4000 रुपए का। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने सेशन में
प्रश्नावली 12, विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 10 को हल किया है। बच्चों ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्वयं एक बार फिर पुनः करिएगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जब एग्जाम में आता है या किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है तो अपना कोई गलती ना हो, अपन सही से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 12 के उदाहरण संख्या 11 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।